हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एडवोकेट अशरफ अहमद शेख जो हैं, जो बांद्रा पे जो कब्रिस्तान का मैटर है, बहुत अच्छे से इन्होंने उसको उठाया। गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के अपोज में एक बहुत अच्छा कहाँ पर था वो कब्रिस्तान था? नहीं, वो जो कब्रिस्तान वाला पीआईएल जो था वो बांद्रा में कब्रिस्तान नहीं था, बांद्रा एचवेस वार्ड में। तो वहाँ पर कब्रिस्तान की कमी की वजह बीकेसी रिक्लामेशन तो बता दें, ये हम आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सीएनआरसी पे बात करेंगे। तो बीकेसी में जो एक कब्रिस्तान का प्रपोज था वो गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। इन्होंने पीआईएल डाल के बहुत अच्छा ऑर्डर लाया और उसके बांद्रा वेस्ट में रिक्लेमेशन में तो बहुत अच्छा था। तो ये तो खाली इनकी तारीफ से बात करते हैं। इनसे सीएनआरसी के लिए यहाँ पर आज माहिम दरगाह में प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया। ब्रेन बिहाइंड द दिस प्रोग्राम वॉज एडवोकेट अशरफ जी, सीएनआरसी के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बात करता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप जो अपनी राय है या आपका जो भी कहना है वो आप गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। और वो लोग, आपने देखा होगा मुल्क में हर जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चल ही रहा है, कहीं छोटा चल रहा है, कहीं बड़ा चल रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो सीएए की अमेंडमेंट है उसमें सारी कम्युनिटीज़ को उन्होंने सिटीजनशिप देने की बात की है, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं देने की बात की है। तो ये आर्टिकल 14 का जो वायलेशन है और इसके लिए सब लोग इसका अपोज कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली मरतबा सेंटर को नोटिस इशू किया था और मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के बाद में इसकी हियरिंग आने वाली है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इंडिया में है वो अपने आप को अनप्रोटेक्टेड और अनसेफ फील कर रही है, क्योंकि एनआरसी और एनआरपी सीए इसके बारे में अगर हमें एग्जांपल देखना है तो असम का एग्जांपल है। और असम का जो एक्सपीरियंस है और असम में जो चीज़ें हुई हैं उससे लोग डर गए हैं। तो ये लोग अपोज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपोज कर रहे हैं। कोई सड़कों पे कर रहा है, कोई मीडिया के थ्रू कर रहा है, कोई पब्लिक मीटिंग लेके कर रहा है, कोई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ के अपने बताना चाह रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। तो ये जो है देश में एक सिनेरियो चल रहा है, माहौल चल रहा है और सबकी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आप तो एडवोकेट हो, व्हाट आर द मेरिट्स इन, आपको क्या लगता है इस केस का मेरिट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। देखिए, मैंने दोनों लोगों को सुना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने जो पिटीशन फाइल की और उनका क्या कहना है वो भी सुना है। हम लोगों ने जो अपोजिट साइड है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो दोनों अपने अपने तरफ से उन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पेश किए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क में वो बेरोज़गारी, गरीबी हटाने की, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी ज़रूरत है। हम अपने ही लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, अपने ही लोगों को हम हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इलेक्शन में आने से पहले प्रूव किया था। वो छोड़ के आप अगर बाहर के लोगों को सिटीजनशिप देंगे तो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों के लिए नहीं है, तो बाहर वालों को आप कैसे अकोमोडेट करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर बाहर के लोग आते भी हैं तो फिर आपने क्या पैरामीटर रखा है? आप किस पैरामीटर पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी या 2 या 4 कम्युनिटी को बुला रहे हैं? आपको अगर बुलाना है तो सबको बुलाइए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है। तो एक आर्गूमेंट ये भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो बाहर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसका फिर काउंटर आर्गूमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है और गवर्नमेंट भी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर के जो सिटीजन है उनके लिए नहीं है। तो आप पहले अपने कंट्री में अपने जो लोग हैं उनके बारे में सोचिए, उसके बाद में आप बाहर के लोगों को सिटीजनशिप दीजिए या सिटीजन जो भी आपको चैरिटी करनी है या जो भी अच्छा भला काम करना है वो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने के लिए और अपने ख्यालात पेश करने के लिए। बात करते हैं एडवोकेट अकील शेख जी से। क्या कहना आपका सीएनआरसी के बारे में? भाई ऐसा है कि ना, हमारे होम मिनिस्टर जी ये कहते हैं कि ना हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि नागरिकता अगर देने की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो हम लोग यहाँ पर रह रहे थे और हमारे जो पूर्वज रह रहे थे वो लोग क्या थे? क्या वो लोग नागरिक नहीं थे? और अगर नहीं थे तो फिर उनका वोट लेकर हुकूमतें फिर कैसी बनी? हुकूमतें आई और हुकूमतें गई, उनसे वोट लिया गया, तो इसी बेस पर लिया गया कि वो नागरिक थे। तो आज जो ये बात आ रही है कि हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो नागरिकता अगर आप दे रहे हो तो इससे पहले क्या नागरिकता नहीं थी लोगों के पास, या बगैर नागरिकता के लोग रह रहे थे? अच्छा, उसके अलावा जो उनका वोटर कार्ड है क्या वो नागरिकता का सबूत नहीं है? आधार कार्ड है क्या नागरिकता का सबूत नहीं है? पासपोर्ट जो है, जो आफ्टर सबमिशन ऑफ सो मेनी डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर प्रॉपर मेकिंग वेरिफिकेशन फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज़, जो पासपोर्ट बनाया जाता है, इतने सारे प्रोसीजर जो गुजरने के बाद वो पासपोर्ट जो मिलता है और उस पर लिखा हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जो कि हिंदुस्तान के बाहर हमारी पहचान वो यही है कि हिंदुस्तान के बाहर अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो वो सिर्फ पासपोर्ट ही एक ऐसा जरिए जिससे बताया जा सकता है इंडियन सिटीजन है। तो क्या उसकी भी मान्यता नहीं है? तो अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सिटीजनशिप का क्राइटेरिया इन्होंने मुकर्रर क्या किया है। सिटीजनशिप का क्राइटेरिया कौन से डॉक्यूमेंट के बेस पर है ना ये लोग सिटीजनशिप मानेंगे? और जो डेडलाइन है, जो आसाम में डेडलाइन जो 72 की दी हुई थी, अभी जो यहाँ पर डेडलाइन देंगे
वो कौन सी डेडलाइन होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट कौन से मान्य होंगे, डॉक्यूमेंट कौन से अमान्य होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो इसको अगर जब लोगों के सामने जब डिक्लेयर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो तनाव फैला हुआ है माहौल में, तनाव वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इस मौक़िफ़ को वाज़े करे कि क्या क्राइटेरिया होगा, डेडलाइन क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और किस बेस पर माना जाएगा और किस बेस पर ना माना जाएगा। और जिनको एनआरसी में शामिल नहीं किया जाएगा उनको तो भाई जाहिर बात है बाहर के जो मुल्क उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर तो कायम होंगे। तो कितने डिटेंशन सेंटर कायम होंगे और कितने लोगों को कहाँ रखा जाएगा और खर्चा कहाँ से आएगा। उनका खाना है, पीना है, उनकी दवाइयाँ हैं, उनमें जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ औरतें हामिला होंगी, उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे, वो जो बच्चे पैदा हुए उनका पालन पोषण कैसा होगा, जो बूढ़े और बीमार हैं उनकी दवाइयाँ कैसे होंगी। तो ये सारे सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है। हम लोग आंख बंद करके एक अनजान सी मंजिल की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा और हमारा वो क्या होगा, हमारा मौक़िफ़ क्या होगा। तो मेरा यही कहना है कि चाहिए हमारी सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ये जाहिर करे कि भाई उनकी डेडलाइन क्या होगी, नंबर 1, और दूसरी जो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो किन डॉक्यूमेंट को मान्यता दी जाएगी और कौन से डॉक्यूमेंट को मान्यता ना दी जाएगी, उसको वाजे करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो शको शुबा है। और तीसरी बात ये कि एनपीआर के अंदर सुना जा रहा है कि तुम्हारी माता कहाँ पैदा हुई, तुम्हारे पिता कहाँ पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये वो सवालात हैं जो इससे पहले कभी नहीं किए गए थे। तो ये सवालात जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि बहुत से लोगों के पास माँ कहाँ पैदा हुई, बाप कहाँ पैदा हुई तो बता सकते हैं, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ आज भी आप गाँव में जाइए, गाँव में जो है ना बच्चे घर में पैदा होते हैं, उनकी वो डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है। और वो तो छोड़िए, आप कबायली इलाकों में चले जाइए, कबायली इलाकों में जंगलों में बेचारे जो कबायली रहते हैं वो तो उनके पास तो कपड़े तो छोड़ो, बेचारे खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो कागज़ कहाँ से रखेंगे बेचारे, वो पत्ता बांध कर घूमते हैं। तो वो राशन कार्ड कहाँ से लेंगे, आधार कार्ड कहाँ से लेंगे। तो सबसे बड़ी गाज तो बेचारे उन पर गिरेगी, उन कबायलियों के ऊपर, और उनके पास जो आदिवासी उनके ऊपर वो गाज गिरेगी। और उसके बाद में तो बहुत सारे लोग हैं। यानी ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा मैशरी है जो कि ना समझने का ना समझाने का है। और बिल्कुल हम लोग एक अनजान सी मंजिल की तरफ आंख दौड़ के चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। उसमें पब्लिक भी परेशान है और हर कोई परेशान है उसके अंदर। तो ये चाहिए कि भाई इसका आगे अच्छा हल निकाला जाए। हम सब इस देश के वासी हैं, इसके कानून पर हमको भरोसा है, यहाँ के इंसाफ पर हमको भरोसा है, यहाँ की अदालत पर भरोसा है और यहाँ की सरकार पर भी हमको भरोसा है। तो सरकार जो एक पालनहार होती है, जो रियाया जो होती है वो बच्चे की तरह होती है, और सरकार जो होती है वो माँ बाप की तरह होती है। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चा रोता है या चीख रहा है तो माँ बाप को बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को समझने की कोशिश करना चाहिए कि बच्चा अगर रो रहा है तो ज़रूर ये भूखा है या इसके पेट में कहीं दर्द है या कहीं से बीमार है, ये समझना चाहिए। समझ कर उसका हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि आप हमारे माँ बाप हो, यानी आवाम के माँ बाप हो, और आवाम जो है तुम्हारी औलाद है, तो इनको औलाद की तरह ट्रीट करो, इनके दुख को समझो, इनके दर्द को समझो, इनके मन की भावना क्या है उसको समझो और समझ कर उसको हल निकालो। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।